क्या ये टॉपिक का नाम आप लोगों ने सुना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, जनरल। तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। देन आफ्टर हम लोग बॉडी, मतलब अगर आपको पूरा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का रियल में मजा लेना है तब इस टॉपिक को थोड़ा सा फील करना होगा, तभी आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को आप फील कर पाओगे एकदम दिल से। क्लियर है? तो देखो एक टॉपिक है हमारे पास, फील करेंगे कॉन्जर्वेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन। जितना लोग सोचते हैं उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मजे दिला। पहले ये समझो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे फंक्शन देखते होगे, फंक्शन समझ लो, फंक्शन छोड़ो, डिपेंडेंसी। अभी क्या है कि 11th के बच्चे हैं तो फंक्शन का नाम लेने से डर जाते लोग। डिपेंडेंसी, जैसे मान लो कि एक बच्चा फिजिक्स को लेकर सिर्फ मुझसे पढ़ रहा है, सिर्फ मुझसे, मतलब वो फुल्ली मेरे ऊपर डिपेंड है, 100% डिपेंडेंट है। कितने लोग ऐसे हो? हाँ, कुछ लोग यूट्यूब का भी सहारा ले रहे हैं। ये सब जो यूट्यूब वाला लोग है ना, समझो बात की, जो ये जो यूट्यूब वाले लोग हैं, ठीक है, ये लोग पार्शियल होते हैं, ये लोग फुली होते नहीं, ये किसी के नहीं होते, ठीक है। क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो वो अच्छे हो जाएंगे, टीचर खराब पढ़ाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। तो कुछ लोग जो टीचर पे फुल्ली डिपेंडेंट है वो ऑर्डिनरी फंक्शन कराएंगे। ऑर्डिनरी का मतलब उनका परफॉर्मेंस सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कल के दिन मेरा तबीयत खराब हो गया, क्योंकि वो मेरे ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, वो भी क्लास नहीं की, तो उनका सिलेबस पीछे हो गया। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी फंक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, एक बंदा ना बहुत सारे टीचर के पास पढ़ता है। जैसे यूट्यूबर्स लोग, तो क्या यूट्यूब वाले जितने भी बनते हैं, 5 मिनट इसको पढ़ा, 10 मिनट उसको पढ़ा, 2 मिनट इसको पढ़ा, फुल किसी को से नहीं पढ़ते। वो कहीं के नहीं रहते, धोबी के कुत्ता हो जाते हैं, अलग मैटर है। लेकिन हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जब आप किसी पे चाहे यूट्यूब पे फुली डिपेंडेंट हो तो एक टीचर को फॉलो करो, या किसी पे भी डिपेंडेंट हो एक ही को फॉलो करो, ठीक है, 100% विद फुल एफर्ट। तब आप फिर धोबी का कुत्ता नहीं हो पाओगे, तब आप फिर समझ में आ रहा है ना, गधा हो जाओगे, जो कोई काम के रहोगे, ठीक है। अब आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन, जैसे कोई डिपेंडेंसी, कोई भी चीज का डिपेंडेंसी अगर सिर्फ एक चीज पे होता है तो हम कह सकते हैं फुल्ली डिपेंडेंट है। अगर कोई भी चीज का डिपेंडेंसी एक से ज्यादा पे होता है तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी है ना। जैसे तुम लोग यूट्यूब में चलो, ठीक है, कुछ लोग मुझसे ही सिर्फ पढ़ते हो फुल्ली डिपेंडेंट है, कुछ लोग 3-4 टीचर से पढ़ते हैं वो पार्शियल है। जैसे इमेजिन करो आपके घर का जो बजट है ना, आपके घर का जो बजट है, आज जो घर में आपके पूजा होने वाला है, वो ऑर्डिनरी फंक्शन है, क्योंकि वो आपके फादर पे ही फुली डिपेंडेंट है, उनके इनकम पे ही फुली डिपेंडेंट। लेकिन एक जो पंडाल में पूजा होता है वो ऑर्डिनरी नहीं है, समझो। वो पंडाल में जो पूजा है, परफॉर्मेंस होगा, जो वहाँ जो भी एक्टिविटीज होंगे, उनका सब लोगों पे डिपेंड करता है कि सब लोगों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया। तो जब सब लोग कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं पार्शियल कंट्रीब्यूशन, याद करो। तो उसी तरह से एक फंक्शन आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो याद रखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू समथिंग, मान लो x है, तो हम कहेंगे y ओनली डिपेंड्स ऑन x, समझ में आया? तो हम कहेंगे कि y सिर्फ x पे डिपेंड करता है, तो जब जब x में चेंज आएगा y में चेंज आएगा। तो ये ऑर्डिनरी फंक्शन है। क्या ये ऑर्डिनरी फंक्शन? क्लियर? लेकिन जरा सोचो, बहुत टाइम ऐसा होता है कि y जो है, अब जैसे इस एग्जांपल को लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बता यहाँ पे y क्या है, ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? तो यहाँ y x पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ में z पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब किसी चीज का डिपेंडेंसी 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल पे आ जाए, सो हम लोग कहेंगे ये पार्शियल फंक्शन है। क्लियर? मतलब y पार्शियली x पे भी डिपेंड कर रहा है और पार्शियली z पे भी। जैसे इंसानों का हेल्थ, अच्छा एक बात बता, इंसान का हेल्थ सिर्फ खाने पे डिपेंड करता है या एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है? तो एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, खाने पे भी डिपेंड करता है। तो हेल्थ किस चीज पे डिपेंडेंट है? सब चीज पे डिपेंडेंट है ना? तो दोनों पे डिपेंडेंट है, तो इसको कहते हैं हम लोग पार्शियल। क्लियर है ना? अब सवाल उठता है कि अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है, जैसे फील करो अगर किसी घर में, मान लो किसी घर में आपके मदर भी कमाते हैं, आपके फादर भी कमाते हैं, एक सिचुएशन समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको पर्सनली कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो किसी घर में अगर मदर भी कमा रहे हो और फादर भी कमा रहे हैं, एक सिचुएशन बताता हूँ, तो आप ज्यादा किस पे डिपेंडेंट हो? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, आपके ऊपर ज्यादा खर्च कौन करते हैं, ये भी जानने का मन तो करेगा ही, ये मन तो आपको करेगा ही ना भाई। जैसे मान लो किसी इलाके में रहते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इन्वायरमेंट मैंने दिया और खाना दिया, आप किसको सेलेक्ट करोगे? अच्छा इन्वायरमेंट
में रहना या अच्छा खाना खाना, आपको पता दोनों मिल जाए तो खुशी की बात है। दोनों अगर चकाचक मिल जाए तो बड़ा अच्छा बात है, जिंदगी सुकून से बीतेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल क्या है, समझने की कोशिश करो। मेरा सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप किसको, मैं आपको दो में से कोई एक ऑप्शन देना चाहता हूँ, एक अच्छा इन्वायरमेंट वाला और एक अच्छा खाने वाला। ठीक है, एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा लेकिन खाना थोड़ा सा उतना तड़का वाला नहीं है, और एक इन्वायरमेंट बहुत गंदा रहेगा, झरिया वाला माइंस रहेगा, लेकिन खाना एकदम चकाचक मिलेगा। तो बताओ आप किसको प्रेफर करते हो? ये एक बड़ा दुविधा वाली बात है ना। दोनों अच्छा मिल जाए तब तो खैर बड़ा मैटर करता है, अगर दोनों अच्छा मिल जाए तब तो खैर इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन सवाल है कि मैं ये कैसे जानूंगा? तो जब लोग क्या करते हैं, पार्शियल कंट्रीब्यूशन करते हैं, पार्शियल, तो ये जानने का एक बड़ा शौक आ जाता है हमें, ये हमें, हम लोग एक इंसानों का शौक आ जाता है। जैसे बहुत सारे लोग मिलकर चंदा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ये मन तो जरूर करता है कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया, ज्यादा रोल किसका है, किसके आगे पीछे होने से ज्यादा असर दिखता है, ये मन तो करता है कि नहीं करता जानने का? बोलो, मन करता है ना। एक हम लोग इंसानों की एक नेचुरल फितरत है, ज्यादा किसने किया। जैसे कुछ लोग होता है ना, अरे सबने तुम्हारी मदद की, ज्यादा मदद किसने की, ये जानने में हमारा एक शौक आ जाता है। यही शौक हमें ले जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरफ। क्लियर? अगर ये इंट्यूशन नहीं आता, ये शौक नहीं आता, ये जेलसनेस नहीं आती, तो शायद पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाई में जो चेंज आएगा तो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है, एक्स या जेड। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूनिवर्सल जैसा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सच ये है कि रियल लाइफ में कोई भी चीज एक चीज पे डिपेंड हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑर्डिनरी से ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा प्रैक्टिकल पार्शियल ही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पार्शियल को समझने के लिए पहले ऑर्डिनरी समझना पड़ता है आपको। दैट्स व्हाई ऑर्डिनरी आप 11th और 12th में पढ़ के काम चला लेते हो। अब यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। क्या यहाँ पे किसी को डाउट? इवन आपको लग रहा होगा ऐसा, केमिस्ट्री में भी आप जब पढ़ते हो गैसियस स्टेट, याद करो, केमिकल रिएक्शंस याद करो, तो आपने पढ़ा होगा कि गैसियस स्टेट में जो प्रेशर ऑफ द गैस होता है, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते, दैट्स अनदर इशू, बट प्रेशर ऑफ द गैस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, not only depends on temperature, not only depends on number of moles of the gases, it depends on these three factors, number of moles of the gas, temperature of the gas। तो इसका मतलब pressure is again a partial function, है ना, of volume, temperature and something। तो वहां पे भी एक सवाल दिमाग में उठना चाहिए था, आपको नहीं उठता, अलग बात है कि अगर हम टेम्परेचर में चेंजेस करें, वॉल्यूम में चेंजेस करें, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस में चेंजेस करें, तो ज्यादा चेंज प्रेशर में कौन कर सकता है, प्रेशर को ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? ये भले अलग बात है, आपका सवाल ना दिमाग में उठे, लेकिन आपको उठना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में ये सवाल उठने लग जाएंगे तो आप समझ जाओगे, अच्छा बेटा मैटर ये है। क्या चीजें समझ में आ गई? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? ये बातें सबको समझ में आ गई? एक बार प्लीज सारे लोग यस सर बताओ। अच्छा प्लीज, हाँ ठीक है। तो अब हमें ये बात तो समझ में आ गया है ना। अब सवाल ये है कि जैसे प्रेशर ऑफ द गैस हो गया, या फिर ये कोई जनरल सिचुएशन हो गया, जैसे आपका हेल्थ, तो अब मैं ये कैसे कहूंगा कि कैसे मैं इंडिकेट करूंगा कि मैं कैसे ये जान पाऊंगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कब होता है और ऑर्डिनरी कब होता है, और दोनों के स्टेटमेंट में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान से देखें, उसके बाद मजे लेंगे इस टॉपिक का। बहुत मजेदार टॉपिक है, यकीन मानो आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा समय देना है आपको, बस थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मतलब आज आधा घंटा अगर आप इस पूरे गेम को देख लेते हो तो शायद आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। आधा घंटा आज देखो और एक दिन 1 घंटा और मैं करा दूंगा, तो आपको यूनिवर्सली भी समझ में आ जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स को मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन हो कैसे फटाक से निकाल सकते हैं कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, फटाक से, मतलब विदाउट बहुत ज्यादा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जहां लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या करें। ठीक है, इमेजिनेशन वहां तक जा ही नहीं पा रहा है, तो हम लोग उस पर भी एनालाइज करेंगे। लेकिन खैर अभी चलो आप थोड़ा सा देखते हैं। मान लो कि हेल्थ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे खाने को लेता हूँ, या मान लो कि आपका आपका लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल, तो मान लो कि किसी फैमिली में ये आपका लाइफ स्टाइल है, और किसी फैमिली में सिर्फ उसके फादर ही अर्निंग करने वाले हैं, किसी फैमिली में सिर्फ उसके फादर ही अर्निंग करने वाले हैं, तो बंदे का लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन फादर अर्निंग। फादर के अर्निंग में चेंज आएगा, बंदे के लाइफ स्टाइल में चेंज आएगा। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे बंदों का लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आ गया होगा। पापा से मांगते होंगे 100 रुपया, पापा 100 झापड़ देते होंगे, बोलेंगे बैठ बेटा क्या करेगा तुम, है ना। इवन हम लोग के भी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज आ गया, हम लोग का भी बहुत ज्यादा बिजनेस कोलैप्स कर गया, तो सबका किया होगा मे बी। ठीक है, तो अब जरा सोचो, ये चीजों को एनालाइज करो, है ना। सो अगर मान लो कि फादर का लाइफ स्टाइल से बच्चे का लाइफ स्टाइल पूरा, मतलब फादर के अर्निंग से बच्चे का लाइफ स्टाइल पूरा डिपेंडेंट है, तो ये एकदम जनरल फंक्शन है। मतलब बच्चे का लाइफ स्टाइल पक्का फादर के ऊपर, अगर फादर जिस दिन भिखारी हो जाएगा बेटा बच्चा भी भिखारी,
समझने की कोशिश करो। तो अगर यहाँ पे अब हम कैसे समझेंगे कि फादर के चेंज में बच्चे का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल विद फादर, रेट ऑफ चेंज ऑफ अर्निंग ऑफ फादर, आप सीधा कह सकते हो कि एक जनरल फंक्शन है, ठीक है। इसमें ये पता चल रहा है कि फादर EF रिप्रेजेंट फॉर फादर अर्निंग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर फादर के अर्निंग में कितना चेंज आता है तो बच्चे के लाइफ स्टाइल में कितना चेंज आएगा। अगर फादर के अर्निंग में मान लो 10% चेंज आया, बच्चे के लाइफ स्टाइल में बेटा बाइक से कार में आ गया, तो बहुत सारा चेंज है। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि लाइफ स्टाइल ओनली डिपेंड्स ऑन फादर, मतलब जब जब फादर के अर्निंग में चेंजेस आएगा लाइफ स्टाइल में चेंजेस आएगा, और लाइफ स्टाइल का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी घर में, जरा फील करो, किसी घर में फील करना, अगर किसी घर में मान लो फादर भी कमाने वाले हैं, मदर भी कमाने वाले हैं, ठीक है, दोनों, तो अब बेटा ये एक समस्या आती है। सोचो, अब बच्चे का लाइफ स्टाइल, अब फील करने वाली बात है, अब बच्चे का लाइफ स्टाइल सिर्फ फादर के इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा, अब बच्चे का लाइफ स्टाइल सिर्फ मदर के इनकम पे डिपेंड कर रहा है, अब दोनों के इनकम पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे के लाइफ स्टाइल में क्या चीज? तो देखो एक रियलिटी है, देखो क्या गजब का साइंस है, क्या गजब की दुनिया है। मतलब जब मैं सोचता हूँ, मतलब दंग रह जाता हूँ, पहली बार कोई इंसान कैसे ऐसे सोच सकता है। मतलब मानना पड़ेगा, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। मतलब ये सच में, मतलब सच में मैं एकदम ये रह जाता हूँ। मतलब ठीक है, हम लोग इंडियन है, हम लोग अर्निंग के लिए थोड़ा ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है सेम ये सब मोह माया है। ये थिंकिंग डेवलप करना, मुझे तो लगता है कि ये तो मैं बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर वाली थिंकिंग की सोचता हूँ। मतलब जो पहली बार सोचता हूँ, क्या मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब गजब, मतलब सोच नहीं सकते कैसे दुनिया सोचती। मतलब सोचो, जो प्रैक्टिकल चीजों को भी लोग इंटरप्रिटेशन में कैसे बदल सकते, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। गजब, मतलब आइंस्टाइन, न्यूटन सही में मुझे लगता है कि ये दुनिया के सबसे रईस, दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे एकदम, और है, इनकी बराबरी करना किसी का बस की बात नहीं, ठीक है। तो ये रियल में फैक्ट है ना। अब जरा सोचो, तो किसी बच्चे का लाइफ स्टाइल में जो चेंज आता है, तो DU रिप्रेजेंट जो DU ये जो लाइफ स्टाइल में चेंज आएगा, तो बच्चे का लाइफ स्टाइल में तो दोनों के कारण चेंज आएगा। हाँ, टेस्ला के बारे में भी मैं यही सोचता हूँ, ये इन सब लोगों के बारे में मैं ऐसा ही सोचता हूँ आर्यन। मतलब गजब गजब गजब, ये क्या है, मतलब दंग रह सकते हैं हम लोग, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं जिसका नाम छोड़ दिया मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, गॉस हो गए, टेस्ला, आर्किमिडीज, ये सब मतलब मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल, मतलब ये सब के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। इनकी इमेजिनेशन, इनकी थिंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स है, इसलिए तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी ट्रांसेंड फिजिक्स रखा था। खैर उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इंडियन कल्चर में उतना गो बियॉन्ड द लिमिट्स का वैल्यूज नहीं है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखो, ये लाइफ स्टाइल है ना। अब लाइफ स्टाइल बेटा फादर और मदर दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर आप DL लिखोगे ना, तो इससे सिर्फ एक बात का पता चला है, चेंज इन लाइफ स्टाइल। तो बेटा DL रिप्रेजेंट करेगा कि फादर ने भी, फादर के अर्निंग पे भी इसका लाइफ स्टाइल में चेंज आया, M के भी अर्निंग पे। अभी तुम्हें जान के हैरानी होगा, जब DL को लिखने का तरीका देख लोगे ना, आप दंग रह जाओ। अभी नहीं, थोड़ी देर में, थोड़ा देर इंतजार करना, अभी पहले मीनिंग समझा। तो अब बेटा ये DL सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ स्टाइल में चेंज। लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूँ किस बंदे, देखो ये DL और ये DL में कोई अंतर नहीं, याद रखना, ये भी DL लाइफ स्टाइल में चेंज, ये भी DL लाइफ स्टाइल में चेंज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ DL इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जो भी लाइफ स्टाइल में चेंज है मैं पक्का जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फादर के इनकम पे। लेकिन यहाँ जो मैंने DL लिखा, ये लाइफ स्टाइल में चेंज है, लेकिन ये पक्का, अब लाइफ स्टाइल में चेंज ये भी है, ये भी है। मान लो दोनों बंदों ने गॉगल्स लगा के निकला, तो दोनों ने 2200 रुपए का गॉगल्स पहना, मैं माना, तो इसका 2200 रुपया अब कैसे पता चलेगा कि, तो देखो यहाँ DL बाई DF लिख दिया, तो समझ में आ गया कि इसका 2200 रुपया सिर्फ फादर का लगा है। लेकिन अब बेटा ये DL 2200 रुपया है, अब मैं कैसे समझूंगा? तो DL बाई DF नहीं लिख सकते, DL बाई DF आप लिख ही नहीं सकते, DL बाई DM भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर DL बाई DF लिखोगे ना तो ये एक मीनिंग दिखाएगा, अच्छा इसका 2200 रुपया में सिर्फ फादर का इनकम, जो गलत है। DL बाई DM भी आप नहीं लिख सकते, ये भी मीनिंग नहीं दिखाएगा कि सिर्फ मदर का इनकम। तो फिर साइंस में लोगों ने बोला था, फिर कैसे हम पहचाने कि फादर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, मदर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तो साइंटिस्ट ने इसके लिए एक बड़ा एक बेहतरीन तरीका बोला, एक काम करते हैं, DL मत लिखिए, इनके लिए DL लिखिए, वो लाइफ स्टाइल में चेंज बताएगा, टोटल चेंज। लेकिन DL की जगह आप ऐसे लिखिए, DL बाई डेल, डेल L बाई डेल L, समझ में? इसको कुछ लोग बड़े प्रेम से, जैसे एक मैं किस साइंटिस्ट का देख रहा था, IIT के एक प्रोफेसर का मैं देख रहा था, डब्बा बोलते हैं, डब्बा L बाई डब्बा M। और आपके YouTube में भी एक बड़े फेमस टीचर है नितिन विजय सर, वो भी डब्बा L बाई डब्बा M नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब अच्छा बात है, ये भी वो सब एक स्टाइल लिखने का अपना।
ठीक है, तो डबा एल बाई डबा एम बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, डबा एल बाई डबा एम। तो ये एक नोटेशन स्टाइल है। तो डी क्या रिप्रेजेंट करता है जरा समझिए। तो ये डेल एल बाई डेल एम, डेल एल बाई डेल एम, ठीक है, डी एल बाई डी एम। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, एक बात बताइए, डेल एल बाई डेल एम का मतलब क्या हुआ कि इसके लाइफ स्टाइल में जो चेंज आया। तो देखो ये जो डीएल है ना, फील करना, तो ये जो डेल एल बाई डेल एम बताता है कि इसका जो लाइफ स्टाइल में मदर का क्या कंट्रीब्यूशन, मदर के अर्निंग से चेंज होने पे उसके लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आया। डेल एल बाई डेल एम ये बताता है कि फादर के अर्निंग चेंज होने से उसके लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आएगा। क्या ये बातें सबको समझ में है? क्या ये बातें सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो एक चीज याद रखना कि जब भी कोई चीज, तो ये बता रहा है, अब एक सेकंड, इसका एक और मीनिंग है, जरा फील करना। तो जब ये लिखते हो ना डी एल बाई डी एफ और डेल एल बाई डेल एम, तो देखो फील करना, तो अगर समझने की कोशिश करना, तो इसका स्टेटमेंट का मतलब समझो। जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। डेल एल बाई डेल एम, डब्बा एल बाई डब्बा एम, है ना, मुझे भी अच्छा लगता है ये वर्ड सुन के, तो मैं भी बोल ही देता हूँ, है ना, ठीक है। तो डब्बा एल बाई डब्बा एम, है ना। तो जरा ध्यान रखो, ये जो डब्बा एल बाई डब्बा एम जो आप वर्ड बोल रहे हो, इसका लॉजिकल मतलब क्या है। तो ये बताता है कि मदर के लाइफ, मान लो मदर के अर्निंग में चेंज आया, तो बच्चे के अर्निंग में तो चेंज आएगा। लेकिन ये बताता है कि उस समय, जिस समय मदर के अर्निंग में चेंज आया, तो बच्चे के लाइफ स्टाइल में चेंज आया, लेकिन उस समय फादर का अर्निंग को आप कांस्टेंट मानो। कैसे पता चलेगा कि ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रही है, मदर या फादर? तो किसी एक का इनकम कांस्टेंट रहेगा और एक का इनकम वेरी करेगा, तो आपके लाइफ स्टाइल में किस तरह से चेंज आ रहा है। जैसे गैस के केस में आप देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेशर ज्यादा प्रेशर के लिए वॉल्यूम ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है या टेम्परेचर? तो आप क्या करने की जरूरत है, तो आप एक काम कीजिए, प्रेशर को देखिए एक समय टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, वॉल्यूम को चेंज करके देखिए कि वॉल्यूम के चेंज करने से प्रेशर में क्या चेंज आता है, एक तरीका। फिर दूसरा बार क्या कीजिए, वॉल्यूम को फिक्स कर दीजिए और टेम्परेचर को चेंज करके देखिए कि प्रेशर में क्या चेंज आता है। अगर आप दोनों में सेम चेंज लाते हैं, टेम्परेचर में भी सेम परसेंटेज चेंज लाते हैं, वॉल्यूम में भी सेम परसेंटेज चेंज लाते हैं, और आपको उससे पता चल जाएगा कि प्रेशर में ज्यादा चेंजेस कौन किया। क्लियर क्लियर, क्या ये बातें समझ में आए? क्या ये बातें समझ में आए? तो डेल एल बाई डेल एम जब आप लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फादर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मानना है। यहाँ पे फादर की वैल्यू को क्या मानना है, कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखा कि डेल एल बाई डेल एम मतलब फादर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हुआ, मतलब इस लॉकडाउन में फादर की अर्निंग में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, मान लो फादर के अर्निंग में कोई चेंज ही नहीं आया, मान लो लॉकडाउन हो गया, फादर के अर्निंग में कोई चेंज नहीं आया और मदर के अर्निंग में चेंज आ गया। तो बताओ कौन सा फैक्टर इसमें जिम्मेदार है, फटाक से बताओ, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, फटाक से बताओ कौन सी फैक्टर ज्यादा जिम्मेदार है, पहले वाली या दूसरे वाली? तो इस बार पहली वाली फैक्टर आएगी, कम सीटों की, है ना। तो बेटा का लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आया क्योंकि मदर थोड़ा सा कम कमा रही है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, मदर ने कम पैसा दिया, तो बच्चे का लाइफ स्टाइल अभी भी चल रहा है लेकिन सिर्फ फादर पे डिपेंडेंसी है। क्लियर। और डेल एल बाई डेल एफ का मतलब, तो जिस समय फादर के चेंजेस को देखोगे तब फिर क्या करेंगे, तो उस समय हम मदर वाली वैल्यूज को कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर अगर दोनों के लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ गया तब तो फिर खैर, हाँ, है ना, फिर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे उस चेंजेस को, दैट्स टू मेक रियली कम सम काइंड ऑफ सेंस, वही पे एक सेंस जनरेट करता है, दैट्स द ब्यूटी इन द पॉइंट। तो लोग आपको ऐसा समझाते हैं, मुझे भी लगता है कि बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जब भी आप किसी चीज का चेंज देखो, ठीक है, जब भी आप किसी चीज का चेंज देखो तो एक को कांस्टेंट रखते हैं और एक को ही सिर्फ उस फंक्शन के तौर पे, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बेटा लाइफ स्टाइल में जब भी, अच्छा सोचो जिसके घर में दो गार्जियन कमाएंगे, कोई जरूरी तो नहीं हो कि सिर्फ मदर का इनकम चेंज हो, कोई जरूरी तो नहीं सिर्फ फादर का इनकम चेंज हो, कोई जरूरी तो नहीं है कि दोनों का इनकम चेंज हो, कोई जरूरी तो नहीं कि दोनों कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो कुछ भी बता सकता है? तो दैट्स अनदर इशू, उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले ये इस स्टेटमेंट को समझो। ये एक मैथमेटिकल वे जो आपको कन्वे करना चाह रहा है कि भैया इसका मतलब क्या है। जिसका मतलब ये हुआ कि डेल एल बाई डेल एम है, तो इस समय हमने फादर के अर्निंग को कांस्टेंट रखा। मतलब मान लो कि अगर फादर का अर्निंग चेंज नहीं हुआ तब बच्चे के लाइफ स्टाइल में कितना चेंज आएगा, मदर के अर्निंग पे। अगर मान लो कुछ वैल्यू है, एक सिचुएशन समझाता हूँ, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। डेल एल बाई डेल एम आया मान लो +3 चेंज, और डेल एल बाई डेल एफ मान लो आ गया आपका +2। तो बताओ बच्चे का लाइफ स्टाइल ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, बच्चे का लाइफ स्टाइल ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, फटाक से बताइए सारे लोग, बच्चे का लाइफ स्टाइल ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है? समझ में आया? डेल एल बाई डेल एम की वैल्यू 3 और डेल एल बाई डेल एफ की वैल्यू 4, तो बच्चे का लाइफ स्टाइल ज्यादा फादर पे डिपेंडेंट है। समझ में आया? क्योंकि फादर के अर्निंग में जो भी चेंज आएगा बच्चे के लाइफ स्टाइल में 4 गुना ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखेगा उसका। समझने की। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर दोनों के अर्निंग में चेंज आया तो क्या साथ लिखेंगे? वैसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, उसके पीछे भी एक लॉजिकल साइंस है।
सो मैं वहां पे भी आऊंगा, सो डोंट टेक टेंशन। क्या ये सब लोगों को फील आ गया? क्या ये इसका मतलब सब लोगों को फील आ गया? मजा आ रहा है, बोरिंग लग रहा है? ईमानदारी से बताइए, मजा आ रहा है, बोरिंग लग रहा है? प्लीज एक बार सारे लोग ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है, बोरिंग लग रहा है? क्या फील बदल रही है? देखो, जिन जिन लोगों ने आज क्लास नहीं किया ना, वो गजब का मिस किया, उनको पता नहीं था कि आज उन्होंने क्या मिस किया। अब बाद में कहेंगे सर अगेन रिपीट रिपीट रिपीट। मैं नहीं रिपीट करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं इसको उस क्लास में, ठीक है? ये तो तय मान लो, ठीक है? अरे आज के दिन तो स्कूल छुट्टी था ना, सुबह में पढ़ लेते, सुबह में पढ़ लेते, शाम में घूमते, क्या दिक्कत था? ऐसे में रैंक आएगा आप लोग का? नो वे, ठीक है? चलो दिखाता हूँ एक और छोटा सा। अच्छा एक बात बता, प्रेशर तो बता। अब ये मान लो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो प्यार आर तो खैर यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको तो लोग काउंट नहीं करते। अच्छा एक बात बता, डेल पी बाई डेल आर ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए? फटाक से बता, डेल पी बाई डेल आर कितनी आनी चाहिए? ये अनडिफाइंड बेटा, आर को आप चेंज ही नहीं कर सकते, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बेवकूफ बन गए। आगे बढ़ते, ठीक है? डेल पी बाई डेल वी। अच्छा बताओ, ये डेल पी बाई डेल वी मैंने लिखा, इसका मतलब इस समय पे क्या क्या चीज कांस्टेंट रख के एक्सपेरिमेंट किया गया है? क्या क्या चीज कांस्टेंट रख के किया गया है? इस समय पे क्या क्या चीज कांस्टेंट रख के एक्सपेरिमेंट देखा गया है? तो इस समय मैंने एन को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर, तो यानी यहाँ पे आपने कांस्टेंट रखा एन और टी। लोग लिखते नहीं है, लेकिन इसका लॉजिकल मतलब ये है। क्या फील आ गया? क्या बात है, बहुत अच्छे, शानदार। अब थोड़ा सा और ऊपर जाए क्या कि इतना काफी है? फटाक से बताइए, और ऊपर जाए क्या कि इतना काफी है? पहले एक छोटा सा मैथमेटिकल वे लिख देते हैं, है ना? थोड़ा सा नहीं, अभी थोड़ा सा ऊपर नहीं जाते, ज्यादा ऊपर जाने से ना क्या होता है कि नीचे आने में दिक्कत होता है। जैसे एक फंक्शन देखो, अब थोड़ा सा और फील करो। अगर मान लो किसी ने लिखा x, एक छोटा सा, उसके बाद मजेदार चीजें बताऊंगा, सो प्लीज टेंशन मत लो। किसी ने लिखा x इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड, बता यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा या फिर जनरल डिफरेंशिएशन? फटाक से बताओ, यहाँ पे कौन सी डिफरेंस, पार्शियल या जनरल? पार्शियल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो, अगर किसी ने लिखा डेल एक्स बाई डेल वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? डेल एक्स बाई डेल वाई का मतलब क्या हुआ? तो इस समय पे जो हम जो एक्स में चेंज देख रहे हैं, किसको चेंज करके एक्स में चेंज देख रहे हैं? किसको चेंज करके हम एक्स में चेंज देखने की कोशिश करेंगे इस एक्सप्रेशन में? तो इस एक्सप्रेशन में हम एक्स में जो भी चेंज देखेंगे वाई को चेंज करके देखने की, तो उस समय पे कौन सी वैल्यू कांस्टेंट की तरफ वर्कआउट करेगा? कौन सी वैल्यू कांस्टेंट की तरफ वर्कआउट करेगा? इस डिफरेंशिएशन में कौन सी वैल्यू कांस्टेंट? जेड। तो याद रखना, आपका जेड कांस्टेंट हो गया, तो डिफरेंशिएशन में जेड बाहर आ गया। सिर्फ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, सिर्फ किसका करेंगे? वाई स्क्वायर का, क्योंकि आप वाई में चेंज करके देखना चाहते हो कि एक्स में क्या चेंज आया, ठीक है? तो अगर आप वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, एंड दैट इज गिविंग यू डेल एक्स बाई डेल वाई जेड इंटू 2y। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? सो दैट इज द स्टेटमेंट, क्लियर? अब जैसे एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, डेल एक्स बाई डेल जेड, फटाक से बता इसकी वैल्यू कितनी है? डेल एक्स बाई डेल जेड, फटाक से बता इसकी वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो इस बार हम लोग वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और जेड की डिफरेंशिएशन 1 है ना, सो दैट इज गिविंग यू डेल एक्स बाई डेल जेड वाई स्क्वायर। लेकिन अब कहानी का सबसे खतरनाक फॉर्म आता है, बोलो पढ़ाऊं कि स्किप करूं इस पार्ट को? ये बियॉन्ड सिलेबस है, ठीक है? बियॉन्ड सिलेबस। पढ़ना चाहोगे या स्किप करूं? कितने लोग ये बात पढ़ना चाहोगे? ईमानदारी से बोलो। देखो भाई, ये टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ढेर सारी हिम्मत चाहिए, जिगर कलेजा मजबूत होनी चाहिए, और बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा, तुम लोग तो हिम्मती लोग हो रे, काफी। यस सर, ठीक है। तो मैं चलो एक फील कराता हूँ आपको, शायद आपकी जिंदगी बदल जाए इस एक्सप्रेशन के बाद, है ना? चलो दिखाता हूँ कि मैथ्स क्यों, मतलब मैथ्स मेरा भी फेवरेट है रे भाई, ठीक है? तो चलो मैं आपको फील कराता हूँ मजेदार चीज। हाँ अब देखो,
मजा आ जाएगा। चलो अब हम लोग प्रूव करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कहानी को नेक्स्ट टाइम में। अभी हम लोग थोड़ा